हेलो एंड वेलकम टू द चाय टपरी शो। वो शो जहां हम बात करते हैं पूरे हफ्ते की कड़क कटिंग और मसालेदार खबरों पर। बेसिकली वो खबरें जो आपको या आपके परिवार को किसी भी तरह अफेक्ट करती है। सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते के सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। पिछले कुछ सालों में इस पर देश में काफी चर्चा हुई है, पर अब पहली बार पीएम मोदी ने इसे खुल के खुद प्रमोट किया है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? बेसिकली यूसीसी का मतलब है कि सभी लोगों के लिए एक कॉमन सेट ऑफ लॉज होंगे जो कि उनके पर्सनल मैटर्स जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन, इन सभी को गवर्न करेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उस इंसान का रिलीजन क्या है। देखिए, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। इनफैक्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इस पर चर्चा हुई थी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी इसका जिक्र हुआ है। लेकिन जब भी इसकी बात होती है तो सोशल, पॉलिटिकल, लीगल हर तरह की डिबेट चालू हो जाती है और इसकी वजह शायद आप जानते भी हैं। संविधान कहेगा ना, पहले कुरान है। ये ऐसा नहीं है ना, लोकतांत्रिक देश में पहले संविधान पहले कुरान है। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ कई रिलीजन्स को फॉलो किया जाता है और आज उन सभी रिलीजन्स के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं। जैसे कि हिंदूज में हिंदू मैरिज एक्ट को फॉलो करते हैं, मुस्लिम्स में मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट और बाकी कई और। अब जब भी इसे इम्प्लीमेंट करने की बात की जाती है तो कुछ लोग इसके प्लस पॉइंट्स बताते हैं और कुछ लोग इसके नेगेटिव्स। यानी कि एक बात तो साफ है कि मामला काफी कॉम्प्लेक्स है और कुछ भी डिसीजन लेने से पहले सबके व्यू पॉइंट को समझना बेहद जरूरी है। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, यूसीसी इंप्लीमेंट होना चाहिए या फिर नहीं। खैर, इसी के साथ बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से फ्रांस में काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं, बिल्डिंग्स में आग लगाई जा रही है और सिर्फ एक रात में वहां पर 700 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। दरअसल रिसेंटली फ्रांस में एक 17 साल का लड़का गाड़ी चलाते समय पुलिस के एक चेक पॉइंट को इग्नोर करके आगे निकल गया। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की मगर उसने सुना नहीं, जिसके रिस्पॉन्स में एक पुलिस ऑफिसर ने उसको छाती पर गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। इस लड़के का नाम था नाहिल और ये एक नॉर्थ अफ्रीकन ओरिजिन का था। अब देखिए, पुलिस का कहना है कि उन्होंने नाहिल पर इसीलिए गोली चलाई क्योंकि उसकी स्पीड काफी तेज थी और उन्हें इस बात का डर था कि वो अपनी गाड़ी किसी और में ना भेड़ दे। वहीं लोगों का कहना है कि पुलिस का उसको रोकने के और भी तरीके हो सकते थे, जैसे कि गाड़ी का नंबर नोट कर सकते थे, उसको फॉलो कर सकते थे। लेकिन नहीं, फिर भी पुलिस ने गोली मारना मुनासिब समझा क्योंकि वो लड़का ब्लैक था। यानी कि इस पूरे मुद्दे को एक रेसिज्म के इशू की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है। फिलहाल जिस पुलिस ऑफिसर ने गोली चलाई थी उसे अरेस्ट कर लिया गया है और इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चालू है। देखिए, जो उस बच्चे के साथ हुआ वो बेशक गलत था और अगर ये पुलिस ऑफिसर गिल्टी पाया जाता है तो उसको जरूर सजा होनी चाहिए। लेकिन दंगे करना, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना और पूरे शहर को जला देना किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर लोगों को प्रोटेस्ट करने हैं तो साइलेंट प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं ताकि किसी और का नुकसान ना हो। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के शो के अगले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है वीकली दरबार, जहां को छोटी बड़ी देश विदेश की सारी खबरों का दरबार लगाया जाता है। और इससे पहले कि इस दरबार की बैठक शुरू हो, थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। अरे बस 1 सेकंड लगेगा, आप फटाफट कर दो ना। इस सेक्शन की पहली खबर देश के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है, तो ध्यान से सुनना। दरअसल एक रिपोर्ट है चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जिसे हर साल यूनाइटेड नेशंस रिलीज करता है। ये फोकस करती है वॉर अफेक्टेड एरियाज में बच्चों पर, यानी कि जिन जगहों पर किसी भी तरह का आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से वहाँ के बच्चों पर क्या असर पड़ता है, कितने बच्चों को इस लड़ाई में हिस्सा लेना पड़ता है, कितने बच्चे जेल में हैं, ये सब। अब इस रिपोर्ट में 2010 से यानी कि पिछले 12 सालों से फिलीपींस, नाइजीरिया और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ इंडिया का नाम भी शामिल किया जाता था, मेजरली कश्मीर के इशू की वजह से। इस रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें वो लोग जो कश्मीर को भारत से तोड़ना चाहते हैं वो बच्चों को भी ट्रेनिंग देकर अपनी लड़ाई में शामिल कर लेते थे और इसके बाद जब इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस इन बच्चों को पकड़ती थी तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। अब पिछले कुछ सालों में इंडिया में इस तरह के बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्कशॉप स्टार्ट की गई हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज बनाई गई हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लॉन्च हुआ है और इसके अलावा भी कई और मेजर्स अपनाए गए हैं ताकि इन बच्चों का फ्यूचर बर्बाद ना हो। और अब फाइनली गवर्नमेंट के लगातार एफर्ट्स के बाद इस साल यूएन ने इंडिया का नाम इस लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिया है
और ये देश के लिए काफ़ी बड़ी खबर है। अब यार एक अच्छी खबर सुनिए तो एक थोड़ी सी खराब भी सुन लो। इस हफ्ते रिलीज हुआ है वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स और इसमें इंडिया ने 40th रैंक हासिल किया है। इसे रिलीज किया है स्विट्जरलैंड के IMD यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जहां 64 कंट्रीज को 4 फैक्टर्स के बेसिस पर रैंक किया जाता है। सबसे पहली है देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, दूसरी है गवर्नमेंट की एफिशिएंसी, तीसरी है बिजनेस एफिशिएंसी और चौथा है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर। इस रिपोर्ट में 3 कंट्रीज जिन्होंने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है वो है डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। अब ये इन्होंने कैसे किया इस पे पूरी एक अलग वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा। अब दरअसल पिछले साल के मुकाबले इंडिया इस साल 3 रैंक्स नीचे गिरा है और इसकी वजह बताई गई है कि जहां गवर्नमेंट एफिशिएंसी के मामले में इंडिया ने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया है, वहीं बाकी तीनों फैक्टर्स में इंडिया की परफॉर्मेंस नीचे गिरी है। अच्छा, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अगले साल अपनी रैंकिंग इंप्रूव करने में इंडिया जो चैलेंजेस फेस करेगा वो क्या क्या है। सबसे पहला है देश की GDP ग्रोथ को मेंटेन करके रखना, मतलब जितनी तेजी से देश का GDP बढ़ रहा है उसको मेंटेन करके रखना है। दूसरे नंबर पर है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को मेंटेन करना और तीसरे नंबर पर है फिस्कल डेफिसिट यानी कि जितना रेवेन्यू सरकार जनरेट कर रही है उससे ज़्यादा खर्चा ना करे। दोस्तों अगली खबर है एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड। इस हफ्ते QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स रिलीज हुई हैं और इसमें पहली बार IIT मुंबई ने 149th रैंक हासिल करके दुनिया की टॉप 150 यूनिवर्सिटीज़ में अपनी जगह बना ली है। ये एक एनुअल पब्लिकेशन है जो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ को हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से कई फैक्टर्स जैसे कि यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, इंटरनेशनल फैकल्टी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इन सब के बेसिस पर रैंक करती है। भैया आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे खुद ही IIT से हो। हाँ तो हूँ ना मैं IIT से। आपकी शक्ल देख के लगता तो नहीं है वैसे। अबे ओए OMR शीट जैसी तेरी शक्ल है, चल भाग यहाँ से। अब यार IIT नहीं हुआ तो कोई भी बेइज्जती कर जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल। ये पिछले 8 सालों में पहली बार है जब किसी इंडियन यूनिवर्सिटी ने टॉप 150 में अपनी जगह बनाई है। इससे पहले 2016 में IISc बैंगलोर ने 147th रैंक पाकर ये कामयाबी हासिल की थी। इस रैंकिंग के लिए दुनिया भर से करीब 3000 यूनिवर्सिटीज़ को असेस किया गया था और सिर्फ 45 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ही इसमें अपनी जगह बना पाई हैं। देखिए अचीवमेंट देश के लिए काफ़ी गर्व करने वाली बात है, लेकिन इसके बावजूद भी आज इंडियन इंस्टीट्यूट्स में जो पढ़ाते हैं और जो एक्चुअल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसमें एक बड़ा गैप है। पिछले कुछ सालों में कई सर्वेज में पाया गया है कि इंडिया में 5 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में से सिर्फ एक के पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं जो आज मार्केट में काम करने के लिए ज़रूरत है। आज इंडिया में एक स्किल क्राइसिस चल रही है और इससे बाहर आने के लिए लोगों में अपस्किल करने की और देश को R&D में इन्वेस्ट करने की बेहद ज़रूरत है। इसी के साथ बढ़ते हैं शो के सबसे मजेदार सेक्शन की तरफ जिसका नाम है अतरंगी खबरें, क्योंकि दुनिया में हर घंटे के, हर मिनट की, हर सेकंड में कुछ ना कुछ अतरंगी तो होता ही रहता है। दोस्तों ये है क्रिस्टियन रोबर्टो रोड्रिगेज। ये 34 साल के और स्पेन में रहते हैं। इन्होंने 100 मीटर स्प्रिंट को सिर्फ 12.82 सेकंड्स में कंप्लीट करके एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब देखिए वैसे तो 100 मीटर स्प्रिंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है 9.58 सेकंड्स का, जो कि ऑफ कोर्स यूसेन बोल्ट ने बनाया था 2009 में। रा भाई साहब, जब 9 सेकंड का रिकॉर्ड यूसेन भाई ने बना दिया है तो इन्होंने किस बात का रिकॉर्ड बनाया भाई? दरअसल ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है हाई हील्स पहन के। जी हाँ, सही सुना आपने, हाई हील्स पहन के। और कमाल की बात यह है कि यूसेन बोल्ट के एक्चुअल रिकॉर्ड से जो उन्होंने शूज पहन के बनाया था उससे सिर्फ 3 सेकंड ज़्यादा है। मतलब हाँ, हील्स में चलने में भी दिक्कत होती है और ये भाई साहब तो भागे हैं और ऐसा भागे हैं कि सीधा गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना डाले हैं। और ये रिकॉर्ड इनका पहला नहीं है। 100 मीटर की रेस में इनके नाम पर 12 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। कोई आंखों पर पट्टी बांधकर सबसे तेज भागने का रिकॉर्ड, कोई उल्टा भागने का रिकॉर्ड, कोई एक टांग पर भागने का रिकॉर्ड, कोई जगल करते हुए भागने का रिकॉर्ड और पता नहीं क्या क्या। दोस्तों इनके लिए तो एक लाइन ही बनती है, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, कोई तबीयत से पत्थर तो उछालो यारों। देखो यार, कहा जाता है दिल्ली है दिल वालों की और इसका एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ के तो चोर भी दिल वाले होते हैं। अब रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई है जहाँ 2 चोर नशे की हालत में बाइक चला रहे हैं। अब बाइक चलाते चलाते उन्हें एक कपल दिखता है, वो उन्हें रोकते हैं और गन दिखाकर लूटने की कोशिश करते हैं। अब अपेरेंटली उस टाइम उस कपल के पास 1 रुपया भी नहीं होता और इनफैक्ट तसल्ली करने के लिए चोर खुद भी उनकी तलाशी लेते हैं कि भाई कहीं झूठ वूठ तो नहीं बोल रहे। और जब इसके बावजूद भी उनके पास कुछ नहीं मिलता तो ये बेचारे चोर उल्टा उन्हें 100 का नोट पकड़ा के आगे निकल जाते हैं।
अब हालांकि सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने इन चोरों को पकड़ लिया है, पर यार एक मिस्ट्री अभी भी सॉल्व नहीं हुई। ये वाकई में चोर इतने अच्छे थे या फिर नशे की हालत में थे इसीलिए इतने फ्रैंक हो गए? आपको क्या लगता है? तो दोस्तों इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं आज के शो के एंड में। और अगर आप यहाँ तक आए हैं और आपको वीडियो पसंद आई तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना ना यार। और जैसे कि मैं हर एक वीडियो के एंड में कहता हूँ कि अगर इस पूरे हफ्ते की कोई भी बड़ी खबर मुझसे मिस हो गई और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया और जय हिंद।